बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से, बात होगी सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से सहाफ़त के नाम पर जिस तरह सियासत की जा रही है, उसमें हमने देखा है कि बड़े बड़े नाम नहाज़ सहाफ़ी इसमें शामिल हुए, बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई गई और उसके बाद सहाफ़ियों के हुकूक़ का नारा लेकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन हकीकी तौर पर क्या मिला? पाकिस्तान में जिस तरह मीडिया हाउसेस के ऊपर ज़रबे लगाई गई और हमने देखा है कि हकीकी सहाफ़ियों को, वर्कर्स को बेरोज़गार किया गया, इसमें बहुत से मामलात हैं। लेकिन सहाफ़ती तंजीमों की जब बात करते हैं तो सिर्फ नज़र आता है कि कहीं मफादात की सियासत हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप ने एक बार फिर कदम को आगे बढ़ाया है। उसके साथ रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ वर्कर्स ग्रुप भी उसके साथ, जो कि ज़िली जमात है, साथ आगे बढ़ती रही है। और बात होगी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि जहां मुसलसल बदअनवानियाँ हो रही हैं, आखिर इन पे अब तक क्यों अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहे हैं इदारे और क्या हो रहा है सीडीए के अंदर। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप के सदर हैं शेख यासिर सदात साहब। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर साहब, आप एक निजी टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं, सहाफ़ी हैं और आपका ताल्लुक़ एक ऐसे शोबे से है कि जिस पे आप मुख्तलिफ सियासतदानों से भी मिलते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में मुलाकातें रहती हैं और अब क्योंकि आप एक सियासत में भी शामिल हो चुके हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर सदर रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ वर्कर्स के ग्रुप को, जिसकी क़यादत आप कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पेश आई आपको सियासत में आने की? क्योंकि सहाफ़ियों के नाम को तो पहले भी बेचा गया है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह सहाफ़ियों का नारा लगा कर बहुत से जो सहाफ़ी हैं, नाम नहाज़ सहाफ़ी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जिन्होंने हुकूक़ की बात की, वर्कर्स की कन्वेंशंस की बात की है, उनकी रोज़गारी की बात की है, लेकिन ग्राउंड्स पर कुछ नहीं हुआ। तो आप सियासत में क्या मकसद लेकर आए हैं जो जिससे सहाफ़ियों का फ़ायदा होगा? पहले तो ज़रा मुझे उसके बारे में आगाह कीजिएगा। पहले तो साकिब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। पहली जो आपने बात की है कि सहाफ़ियों की तंजीमों में क्यों सियासत में आया, असल में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर जो है वो परवेज़ शौकत साहब जो है PFUJ वर्कर, उनको उनकी जो विज़न है उसको आगे लेके चल रही है। परवेज़ शौकत का आप माजी देखें, 40 साल का उनका सियासत और सहाफ़त की खिदमत में जो उनके कदम है वो बहुत भारी हैं। उन्होंने हमेशा वर्कर की बात की और जब हम उन्हें देखते थे तो वो काफ़ी, आप यकीन माने कि अच्छे से अच्छा, और जैसा भी जर्नलिस्ट है परवेज़ शौकत के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज़्ज़त करता है। क्योंकि परवेज़ शौकत ने जो सियासत की वो सिर्फ खिदमत की, सियासत नहीं की, खिदमत की। तो हमने जब देखा कि यार तकरीबन आप देखें कि इस्लामाबाद पिंडी के 80% जो जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे कई ऐसे भूखे मारे हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, कई ऐसे हैं जिनको हमारा प्रेस क्लब नहीं मानता। तो हम लोगों ने देखा कि यार एक तरफ ये कैसी सियासत हो रही है, एक तरफ इन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है और एक तरफ NPC में कब्ज़ा किया हुआ है। जो NPC के मेंबर हैं वो जो RIJ के जो उनकी जो तंजीम है, ज़ेली तंजीम है, उसके भी मेंबर हैं और वो लोग जो है सिर्फ उन लोगों को झांसा देकर, हमेशा तो झांसा देकर उनको लूटते हैं। आप देखें कि पिछले दिनों में आप, बल्कि मेरे साथ कई एक्टिविटी मेरे, आपने देखा कि जिस तरह हम लोग शेख साहब के पास गए और हमने अपनी बात नहीं की, हमारे सदर ने अपनी बात नहीं की या हमारी पूरी तंजीम के वफद ने अपनी बात नहीं की, हमने वर्किंग जर्नलिस्टों की बात की। हमने कहा कि उनको छापते, उनके जो प्लाट हैं उनको दिए जाए जो हकदार है। और उसके चंद घंटे बाद ही कुछ लोग जनाब शेख साहब के घर चले गए और वो बात खोलने के, लेकिन देखे दुनिया, लोग जो हैं वो देखते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ की आवाज़ और इस चीज़ को अपना मंशूर बना के रखा है कि हम लोगों ने, हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा जो जंग करनी है वो वर्करों की करनी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने बात की है, आप देखें ये जो शेख रशीद साहब CDA से मिलके
मीडिया के लिए हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग जब तक तमाम जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, हम जेन्युइन जर्नलिस्टों की बात, उनके नाम उन लिस्टों में नहीं आते, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे नाम नहीं डालने ना डालें, लेकिन जो लोग छतों से, जिन जर्नलिस्टों को छतों की ज़रूरत है, आप देखो हमें मेडिसिन नहीं मिलती, हमें स्कूलिंग नहीं मिलती, सहाफ़ियों के बच्चे, ज़्यादातर अनपढ़ बच्चे जो हैं, जो पढ़े लिखे, जो शरह कम हो रही है, वो जर्नलिस्टों के बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से साकिब हम लोग अमली तौर पे सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए लड़े। हम सियासत में नहीं हैं, हम खिदमत करने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्या कहते हैं, माजी भी दागदार नहीं है और इंशाअल्लाह ताला हाल भी दागदार नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने खुद कहा कि आप जो है वो ज़ाहिर शेख रशीद से मुलाकातें हुई हैं, फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, शबली फराज साहब से मुलाकातें हुई हैं, और सियासी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सियासी और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के साथ इस वक्त आपकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि आप मुलाकातों से मसाइल का हल हो जाएगा? मुलाकातें तो पहला ग्रुप भी हम देखते रहे कि मुसलसल करता रहा है। आपने खुद कहा कि बच्चों के फलाह बहबूद के लिए काम होगा, सेहत के लिए काम होगा, तालीम के लिए काम होगा। ये हकीकी तौर पे होगा या फिर उन्हीं दावों की तरह, नारों की तरह होगा जैसे गुज़िश्ता अदवार में होता रहा है? आपने साथ एक बात और भी की जी, शेख रशीद साहब के घर जाके कुछ सहाफ़ी मिलते हैं, तो क्या वजह है कि दफातर टाइम को छोड़कर अगर सहाफ़ी पर्सनल लेवल के ऊपर जाके अगर घरों में वज़ीरों से मुलाकात करेंगे तो क्या पैगाम होगा? देखो, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम लोग जो ये मिल रहे हैं इस गवर्नमेंट से, इस हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिल रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है उनसे, नुमाइंदे अरसे से नुमाइंदे आते रहे हैं। आप ही समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट के लिए ये तो अवाम के खादम हैं, तो हम इनसे मिलना कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ इन लोगों को ये वार्निंग दे रहे हैं या ये समझा रहे हैं कि आप लोगों ने इस दफ़ा एक ऐसे ग्रुप से मिल के उनके रिश्तेदारों को और उनके जो अपने दोस्त हैं उनको नवाजना नहीं है। आपने जो इमरान खान ने कहा है मदीने की रियासत, उस पे अमल पैरा हो के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके नाम डालने हैं। हद की बात यह है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि शेख रशीद जो है वो कोई सोसाइटी लॉन्च कर रहा है। और मुझे बड़ा खुशी हुई, मुझे अपने जर्नलिस्टों और वर्किंग लोगों पे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे, जब से हम वहाँ से आए हैं, रब्ते करने शुरू किए हैं, हमने लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं। और शेख रशीद ने जो अंदिया दिया है परवेज़ शौकत को सिक्योरिटी कमेटी में रखने का, ये एक वाज़ेह पैगाम है हर बंदे के कि एक ईमानदार बंदा जब सिक्योरिटी कमेटी में होगा तो मैं नहीं समझता कि परवेज़ शौकत की तरफ कोई उंगली भी कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके मुखालफ हों चाहे उनके दोस्त हों। आप भी जानते हैं कि आज तक परवेज़ शौकत के ऊपर उंगली किसी ने नहीं। लेकिन मेरा सवाल यही है, यहाँ बात प्लॉट्स की तो नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बात, चले ठीक है, रोटी कपड़ा मकान का हम बात करते हैं, हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन जब सेहत आमा का मसला आता है, जब तालीम का मसला आता है, तो सहाफ़ी बरादरी ही क्यों मुश्किलात से दो चार होती है? आपके पास ऐसे कौन से नए फार्मूलाज हैं, कौन सी ऐसी नई एक्टिविटी है जो आप करेंगे जिससे हकीकी तौर पर सहाफ़ियों को मालूम होगा कि यस, हमारे राइट्स की बात की जा रही है? देखें साकिब, हमारा जो अगला कदम है इसके बाद, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है, जर्नलिस्टों के लिए घर बहुत बड़ा मसला है। 70% जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो बेघर हैं और ये बहुत अहम और बड़ा मसला है। और सबसे पहली जो हमारी जंग है वो इसी पे है, जो हमारे सामने एक चीज़ पड़ी है कि हम वो जो हक़ है वो उन तक पहुँचा दें। मतलब आपके मंशूर ये है कि तालीम, बुनियादी अच्छी तालीम, सेहत, घर, रोज़गार, इसी पर आपकी जो जमात है पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप और रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप जो है वो इसी को लेकर आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह ताला 2-3 जो स्कूल की तंजीमें हैं उनसे भी राब्ते में हैं, जो क्या कहते हैं मेडिसिन की कंपनीज़ हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग भड़के मारने वाली, हमारी तंजीम भड़के मारने वाली नहीं है, हमारी यूनियन भड़के मारने वाली नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अमली जामा बचाएँगे, जो हमारा नारा है, हम अमली जामा बचाएँगे, हम उनकी मुश्किलात के ऊपर खड़े होंगे और इंशाअल्लाह नज़र आएगा। आपने इनकी हमारी जो अगली जो हो रही है, हमारे स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द हम सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाएंगे। हम 50% की खुशखबरी नहीं सुनाएंगे, हम एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। चलें, इस पर मैं मज़ीद आपसे बात करूँगा और इस टॉपिक के हवाले से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि हमने बड़े एहतजाज होते देखे हैं और अभी एक रिसेंटली एहतजाज और धरना और लॉन्ग मार्च की कॉल भी हमने देखी है कि कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों की जानिब से की गई और कोयटा से इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। और हमने देखा कि फंडिंग की मद में काफ़ी पैसा ना सिर्फ ताजिरों से, कुछ हुकूमती अराकीन, कुछ अपोजिशन के अराकीन, उनसे भी पैसा फंडिंग की मद में लिया गया, जो कि सहाफ़ियों के नाम पर लिया गया है। तो
अब क्योंकि लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रही, उस फंडिंग के हवाले से आपकी जमात कोई स्टेप लेने जा रही है कि इन सहाफ़ियों के लिए उन फंडिंग को कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ करना है, अगली जिन्होंने पैसा इनके नामों पे कमाया है। और दूसरी बात ये कि पैमरा ऑर्डिनेंस जो है हमने देखा था कि जिसकी मुखालफत अपोजिशन की जानिब से की गई सेनेट में और मंजूर ना हुआ, इसके लिए पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन जनरल्स वर्कर्स ग्रुप और रावलपिंडी यूनियन जनरल्स वर्कर्स ग्रुप जो है उसकी क़यादत जो है वो क्या करने जा रही है, कोई लाए अमल है? क्योंकि बेरोज़गारी के जो मसाइल हैं वो तो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं? देखें, बात यह है कि आपने अच्छी बात की है। ये जो एहतजाज था, लॉन्ग मार्च था कोयटा से इस्लामाबाद तक, ये तो PDMA का एजेंडा था। मैं तो नहीं डरता, मैं तो साफ बात करता हूँ। बाकी रही जो फंडिंग की बात, देखें ये तो कुछ भी फंडिंग नहीं है। कुछ ग्रुपों ने सहाफ़त को कारोबार बना लिया है। ठीक है। असल में सहाफ़त जो है वो जहाद है, वो एक खिदमत का नाम है जो यहाँ पे अब ख़त्म हो गई है। उस टोले ने इस सहाफ़त को जो है खिदमत से निकाल के कमाई का ज़रिया बना लिया है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम ये बुत तोड़ेंगे। हम लोग जो चले हैं, जो हम लोग चले ही इसलिए हैं कि हम लोग जेन्युइन जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन सकें। दूसरा जो आपने कहा कि वो पार्लियामेंट से जो सेनेट से वो जो बिल नामंजूर हो गया, उसमें ये है कि देखें आगे ही पैमरा के पास सारे इख्तियारात हैं। आप देखते हैं चैनल बंद हो गए, लेकिन बात वहीं पे फिर मैं वहीं पे बात करूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि सहाफ़ी जो तंजीमें हैं वो वर्करों के लिए हैं, मालकान के लिए नहीं है। जो मालकान तनख्वाहें देते हैं, अपने अमले का ख्याल करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग नहीं देते, आप देखें चंद बड़े अदारे हैं, उन लोगों ने अपने उनके बेचारे जो वर्कर हैं वो सड़कों पे हैं, तजाजों पे हैं। यार ये हद खुदा का है कि यार कोई बंदा उनकी आवाज़ नहीं बनता। सिर्फ एक जगह खड़े होकर तजाज करना मसले का हल नहीं है। इसके लिए हमें एक टोटल जो है अमली जामा पहनाना पड़ेगा और जो लोग जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उनको एक पेज पे खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला हम लोग रैली लॉन्च कर रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक, ये मीडिया वर्कर के लिए, और मीडिया वर्करों के लिए खुशखबरी सुनाएंगे उनको कि हमने वो बिल जो है, जब तक वो बिल पास नहीं होगा हम ऐसी एक्टिविटी करते रहेंगे। और गवर्नमेंट को हम साफ कहना चाहते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है किसी अपोजिशन के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट में रह के कोई एहतजाज कर रहा है। अपोजिशन श्री रहमान ने उसको बिल को क्या कहते हैं रिजेक्ट करके साइड पे फेंक दिया। उस पर ज़ेरे गौर बहस भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बड़ा अलमिया है। लेकिन जो लोग अंदर बैठ के हमारी आवाज़ को कंप्यूटर के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए, दूसरी चीज़ों टेक्निकल लोग जो बैठे हुए हैं, मीडिया वर्कर जो बैठे हैं, हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाते हैं, हम लोग उनके लिए स्टैंड बाई हैं और खड़े हैं। और हमारे कायद ने भी कल ऐलान कर दिया है, परवेज़ शौकत साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि रमज़ान ईद के फ़ौरन बाद ये नहीं है कि कोई अरसा निकालेंगे, ईद के फ़ौरन विदिन 15 डेज़ में हम अपनी कार रैली का ऐलान कर रहे हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक शेख यासिर शहजाद साहब। जिस तरह आपकी काविशें हैं और आपकी जो पूरी क़यादत है, जिसमें PFUJ वर्कर्स की बात की जाए, RIUJ वर्कर्स की बात की जाए, आप लोगों की पूरी क़यादत के अंदर जो नौजवान सहाफ़ी उसमें शामिल हो रहे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि वर्कर्स के लिए बड़ी बातें की जा रही हैं, इस पर उम्मीद है उन तमाम सहाफ़ियों को, हकीकी सहाफ़ियों को, कि उस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेख यासिर शहजाद से हम बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदनवानी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शेख यासिर शहजाद इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदनवानियों के हवाले से। यासिर साहब, आप एक निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं, अब सियासत से हट के बात की जाएगी और हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से मुस्तकिल तौर पर मैं भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, आपने भी बहुत स्टोरीज़ की और काफ़ी अर्से से करते आ रहे हैं। क्या वजह है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस तरह बदनवानियाँ की जा रही हैं और ताहाल जारी हैं? कुछ अर्से पहले मुलाकात चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब से भी हुई है, लेकिन नताइज इसके नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है? क्या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ ऐसे माफिया के अंडर में है कि जहां से इंक्वायरीज़ को निकालना मुश्किल है, जहां से फ्रॉड और ये जो फ्रॉडलेंट फाइल्स हैं इनका रोकना मुमकिन है? क्या कहिएगा साकिब? फिर वहीं से हम शुरू करते हैं कि आप उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है CDA की करप्शन को बेनकाब करने की। आपने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर और अपने घर वालों की परवाह किए बगैर माशरे का जो करप्शन नसूर है उसको बेनकाब किया। उस पर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। दूसरा, जो आपने मुझसे ये बात कही है कि ये CDA का जो चेयरमैन है वो जिस सीट पे बैठा है उसके नीचे 34 सेक्रेटरीट है
उसके बाद वो आपको पता है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी है, बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो नीचे बैठे हुआ अमला है, जैसे हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं CDA का लैंड, आप तो समझते हैं डायरेक्टर सिक्योरिटी, आप खुद 1-2 केसों में मदई बने हुए हैं। आप देखें कि 38, 39, 40, 41 2C प्लाट बोगस करार दे दिए गए हैं। 23C 23 और बहुत से प्लाट हैं, इंशाल्लाह वो भी हम बेनकाब करेंगे। कुछ फाइलें गुम हो गई जी हाँ, कंजेंडम की जो फाइलें थी, राना फरहान साहब 2017 में चले जाते हैं और उनके कंजेंडम 2021 में भी लगते हैं, तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। आप देखें कि साकिब आज मन्नान के एसेट इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्या उनकी तनख्वाह, उनके रहने के जिस तरह की उनकी ज़िंदगी है, क्या उनकी तनख्वाह इस चीज़ की इजाज़त देती है? असल में जो मन्नान साहब हैं वो और राना फरहान, सरकारी 2 बंदे बीच में मिल गए। राना फरहान को तो पता है कि मैं यार यहाँ पे डेपुटेशन में आया हूँ, वापस चला जाऊँगा। जो मन्नान साहब हैं उनकी नौकरी के दिन थोड़े रह गए हैं, वो कहते हैं ठीक है जो आ रहा है कमा लो। आप देखें कि हर चीज़ सबूत देने के बावजूद 2.5 माह हो गए हैं, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सके। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? आप देखें कि आज भी CDA में बोकस फैलो का काम जारी पड़ा हुआ है। वो तो रिकॉर्ड ही गायब हो गया ना यासिर साहब। ये तो जब इंक्वायरी के लिए जब जाते हैं तो कहा जाता है कि जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वो मजबूर हैं, यानी कि मैं चलें, आप तो शायद और जगह बिजी भी रहते हैं, लेकिन मैं जिन इंक्वायरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं नाम लेता हूँ, डीलिंग असिस्टेंट अतीक वहाँ पे मौजूद है, जो मेंबर स्टेट का मुझे लगता है राइट हैंड है। इंक्वायरीज़ की फाइलें गायब हो जाती हैं, पता नहीं कौन से जिन्नात है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया है, वो जिन्नात पहले से बता देते हैं कि CDA में ये इंक्वायरी खुल गई है, ये फाइल 1 विंडो से गायब हो जाए। इस बारे में आपको नहीं लगता कि चेयरमैन CDA या सिक्योरिटी डायरेक्टर या मेंबर स्टेट उनकी साकिब बात ये है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि फ़ाइल गुम हो जाती है। फ़ाइल गुम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंक्वायरी पे। इंक्वायरी पे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि हर चीज़ का रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद होता है। जब आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करवाते हैं या कोई लेटर नंबर देते हैं, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में आ जाता है। असल मसला वो है कि जिसका आपने नाम लिया, जो DA अतीक है, वो DO भी है, DEO भी है। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर का चार्ट भी उसके हाथ में है। वो डेटा आगे देता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी और मेंबर स्टेट का आला कार है। आप देखें कि एक फाइल गुम होने पे जो मेरे पे झूठा प्रोपोगंडा किया गया, उस पर इंक्वायरी की गई है पूरी, और विद इन 24 आवर में डायरेक्टर सिक्योरिटी मन्नान ने उस पर इंक्वायरी को फाइंडिंग कर दी। आप 2.5 महीने से हैं, 2.5 महीने में 111 फाइलें गायब हो गई हैं। हाँ, मैं आज मेरी वो सारी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, कल मैं आपको वो 111 फाइलों की पूरी लिस्ट दूंगा जो गायब हो गई हैं वो। और ये जो गायब होने वाला अरसा है, ये 1.5 साल का अरसा है। 1.5 साल से एक केस चल रहा है, उसके ऊपर अभी तक फाइंडिंग नहीं दे सके। और एक फाइल को जब उन्होंने मेरे पे डालना था, मेरी आवाज़ बंदी करनी थी, तो 24 आवर में उन्होंने वो इंक्वायरी कंप्लीट कर ली। बात ये है, जो बात आपको समझनी चाहिए कि जिस बंदे पे इतने इल्ज़ामात हों, डायरेक्टर सिक्योरिटी मन्नान पे इतने इल्ज़ामात हैं कि उनको खुद इस्तीफ़ा दे के, अगर वो पाक है, वो साफ है, उन्हें पेश हो जाना चाहिए और अपना सारा कुछ सामने रख देना चाहिए। ये तो आपकी ख्वाहिश शहजाद साहब हो सकती है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो इंटरनल डिपार्टमेंट से एक मामला ज़रूर है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देता, उसको भी जब कहा जाता है, मुझे कहा जाता है फिर क्यों निकाला। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ूंगा। इंक्वायरीज़ की बात कर रहे हैं, आपने 111 फाइलों का जिक्र भी किया, क्योंकि आप CDA एक ज़माने से कवर करते आए और बतौर ब्यूरो चीफ एक निजी TV के आप उसके साथ कंसर्न रहते हैं, और ज़ाहिर है रिपोर्टिंग हर साफ़ी अपने अपने अंदाज़ में करता है। मेरा अपना अंदाज़ है, आपका एक अपना अंदाज़ है। अब सूरत यहाँ पर थोड़ी सी यह है कि जिन इंक्वायरीज़ की आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यही है, ताख़ीर करने की वजह क्या है? क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ नाम नहाज़ सहाफ़ियों का एक टोला ऐसा है कि जिसने CDA को एक अम्ब्रेला दी हुई है ताकि वहाँ से निकाला जा सके। कुछ अर्से पहले मेरी भी मुलाकात हुई, आपकी भी मुलाकात हुई चेयरमैन CDA से भी, जहाँ डिटेल में बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर पेशरफ्त करने की यकीन दहानी करवाई गई है। बहरहाल देखते हैं कि उसमें होगा क्या। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इस वक्त सेक्टर D13 में जिस तरह की बोगस जाली प्लॉट बना के बेचे गए, जिसमें अली नवाज जमान के भाई को भी जो है वो लपेटा गया थोड़ा सा, वो अलग बात कि उसने रातों रात पैसे ले लिए, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? CDA में जिस तरह कॉर्जेंडम के नाम के ऊपर या दूसरे जाली और बोगस प्लॉट की अलॉटमेंट की जा रही है, ये कैसे और कब रोकी जाएगी? कौन से लोग जिम्मेदार आपको लगते हैं? चाहे उस मेंबर स्टेट की बात की जाए, उसमें सिक्योरिटी डायरेक्टर की बात की जाए, या जो लोग भी शामिल हैं। देखो, पहले तो बात है कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि डायरेक्टर सिक्योरिटी जाए। बात ये है कि जब आप एक चीज़ की इंक्वायरी कर रहे होते हैं
और उसकी फाइंडिंग देने आप काबिल नहीं हैं तो आप सीट पे बैठने के काबिल नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने पहले राना फरहान को किया, वो HRD हो गया और बहुत सारी चीज़ें उसकी बाहर निकल आई। आज चेयरमैन की शर्मिंदगी की वजह से 1 साल से वो HRD है माशाल्लाह से, क्योंकि लगाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए ना आपको। जी जी। और दूसरी बात ये जो आप कर रहे हो डायरेक्टर सिक्योरिटी की, इसने एक ग्रुप बंदी कर ली है प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलके। आप देखो मेरे पे कातलाना हमले हो रहे हैं, मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं, मैं घर से निकलना मुश्किल हुआ है, मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच के लिए तो आपको लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और सच के लड़ने के लिए मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन CDA को इन्होंने अभी तक मुकम्मल तहकीकात पहुँचाते ही नहीं हैं। वो टाइम पास करके चेयरमैन CDA को पूरा पारा कर देते हैं, क्योंकि चेयरमैन CDA आपको पता है मसरूफ़ आदमी है। मेरी जब लास्ट टाइम मेरे कुछ ख्यालात जब मेरी मुलाकात हुई, थोड़े से उनके बारे में बदले, तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो इनको नीचे जो अफसरान हैं इनको गाइड ही गलत कर रहे हैं। डायरेक्टर सिक्योरिटी ही मेंबर स्टेट को गलत गाइड करता है और डायरेक्टर सिक्योरिटी ही चेयरमैन को गलत गाइड करता है। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से चेयरमैन CDA को पैगाम देता हूं कि आप सिर्फ 15 दिन से HRD करते हैं, आपके सामने तमाम जो करप्शन और जो जिसको आप गोरख धंधा करते हैं आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। आप एक DA और एक DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एक डीलिंग असिस्टेंट को सारे इख्तियारात कैसे दे सकते हैं यार? आपने पूरा CDA चेंज कर दिया। आज आपके जो डीलिंग असिस्टेंट बैठे हैं, AD बैठे हैं, DD बैठे हैं, ये पूरे चेंज हो गए। क्या अतीक इतना लाडला है? वो किसका लाडला है? उसके पास क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्यों वो दिन में 4 दफ़ा डायरेक्टर सिक्योरिटी के कमरे में जाके बैठता है? क्यों उसके ताल्लुकात इतने ऊपर तक हैं कि उसने मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करवा दिया? क्यों यूनियंस जो हैं CDA की उसके ऊपर आसरा करती हैं? कहाँ से आया इसके पास पैसे? आपको अतीक के ससुराल पे जाके देखें, इसके ससुर के नाम पे जायदादें देखें, इसकी सास के नाम पे, इसकी बीवी के नाम पे, इसके भाइयों के नाम पे अतीक की जायदादें देखें, आप परेशान हो जाएंगे। आप देखें कि अभी मैं आपके प्रोग्राम की वजह से मैं आपको एक न्यू ब्रेक न्यूज़ करके जा रहा हूँ कि आज आप उसकी एसिड इंक्वायरी लगाएं, आप परेशान हो जाएंगे। एक अच्छे बिजनेसमैन के पास आप देखो कि जितनी फाइलें बोकस पकड़ी गई हैं, हर बंदे ने अपने साइन मारने से इनकार कर दिया। लेकिन एक जो डेटा जिसने कंप्यूटर में करना है, अतीक ने अपने साइन मारने से इनकार नहीं किया, क्योंकि हर फाइल में आपको अतीक के साइन मिलेंगे। इससे बड़ा और आपको क्या सबूत चाहिए? चाहे वो आपकी I-12 की फ़ाइल है, चाहे वो आपके करजन्नम की फ़ाइल है, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी अफसर का आलाकार रहा है। इस टाइम वो हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी का आलाकार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आज अतीक को यहाँ से लैंड से फारिग करें, आप देखें कि स्टेट में मामला कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शेख आशीषदार साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने बड़े 2 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात की। बहरहाल CDA में जिस तरह की इंक्वायरीज़ खुली हुई हैं, मैं खुद उसको रिपोर्ट भी कर रहा हूँ बतौर इन्वेस्टिगेटिव हेड A1 TV। अब ये ज़ाहिर इदारों के काम है कि इदारों ने किस इंक्वायरी को किस तरह आगे लेके चलना है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम में कहता हूँ, हमारा काम है खबर देना, खबर का पीछा करना, और ख़बर का पीछा हम आखिर तक करेंगे जब तक जो मौजूद इसमें मुल्ज़िमान हैं या वो लोग जो रियासती इदारों को और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है उनको कैफे किरदार तक ना पहुंचाएं, उनका पीछा आखिर तक करेंगे। मुझे यहाँ प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।